हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम ग्लोब के विषय में कुछ कंसल्टेशन किए थे, उसके बारे में कुछ जाने थे। उसमें जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के विषय में भी हम थोड़ी सी बात आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के विषय में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है किसी स्थान को लोकेट करने में, किसी टाइम को डिसाइड करने में या हमारे पृथ्वी पर मौजूद, हमारे धरती पर मौजूद किसी भी जगह के अध्ययन को समझने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का प्रयोग ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In order to make the Earth's history easier, some imaginary lines are drawn horizontally and vertically on the globe. The horizontal lines are known as latitudes and the vertical lines are known as longitudes. जो हमारी पृथ्वी है, that is too long, too expanded and too wide. जो हमारी धरती है पृथ्वी, ये बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, और अगर हम इससे संबंधित किसी चीज़ को एक ही बार में जानना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को, हमारी धरती से संबंधित स्टडी को आसान बनाने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कल्पना की गई। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कल्पना करने वाले जो एस्ट्रोनॉमर थे उनका नाम टॉलमी था। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी से संबंधित पढ़ाई को आसान बनाने के लिए पृथ्वी के विषय में, धरती के विषय में और ज़्यादा जानकारी को और आसानी से समझने के लिए ही जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस अर्थात कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गईं। इन रेखाओं को ही हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। जो लाइंस इस तरह खींची गई, पैरेलल खींची गई, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो जो लाइंस हॉरिजॉन्टली खींची गई इसे लैटिट्यूड कहा गया, और जो लाइंस इस तरह वर्टिकली खींची गई इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहा गया। ठीक है, जैसे अगर इस ग्लोब में देखिए, ये जो लाइंस खींची गई हैं इस तरह से, ये क्या हैं? ये लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, और अगर इसी ग्लोब पर इस तरह से जो लाइंस खींची जाती तो वो क्या होते हैं? वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, तो जो लाइंस हॉरिजॉन्टली खींची जाती हैं उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो लाइंस वर्टिकली खींची जाती हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के विषय में हम आगे चलते हैं और जानते हैं। लैटिट्यूड्स, तो यहाँ जो है अब आपको लैटिट्यूड के बारे में विस्तृत बताया जाएगा। लैटिट्यूड क्या होती है, इसकी परिकल्पना किस तरह की जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लैटिट्यूड्स के विषय में अब जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, latitudes are drawn parallel to one another. The longest latitude drawn at the center of the globe between the two poles is known as equator. यहाँ जो बताया गया है, लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं। यहाँ देखिए, जो लैटिट्यूड्स खींची गई हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके बीच की जो दूरी है, एक लैटिट्यूड से जो दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी है, ये देखिए हर जगह पर क्या है? सेम है कि नहीं? देखिए, इनके बीच की ये जो दूरियां हैं हर एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की, ये दूरियां क्या हैं? ये सेम है, क्योंकि ये लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल खींची गई हैं। तो वही बताया गया है कि लैटिट्यूड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं, और जो लैटिट्यूड, यहाँ देखिए, इस ग्लोब के सेंटर से होके, बीच से होके जो लैटिट्यूड खींची जाती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ग्लोब के वेस्ट पोल से ईस्ट पोल तक, अर्थात इन दोनों पोल्स के बीच में ग्लोब के सेंटर से होके जो लैटिट्यूड खींची जाती है उस लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं।
It divides the globe into two equal halves. These two halves are known as hemisphere. तो अब देखिए, जब ग्लोब में ये इक्वेटर जब खींच दी गई, ये इक्वेटर, तो ये ग्लोब को टू हाफ्स में, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ठीक है, तो इन भागों को हम हेमिस्फेयर कहते हैं, अर्थात गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, द हेमिस्फेयर एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द वन एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो अब जब ये इक्वेटर इस ग्लोब को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, तो जो ऊपर वाला हाफ्स होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। जैसे अगर इस तरह हम मान लें तो यही डायरेक्शंस होती हैं ना, देखिए, तो जो ये ऊपर वाला भाग होगा इस ग्लोब में उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे, और जो नीचे वाला भाग होगा इक्वेटर के उसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स कीप डिक्रीजिंग विथ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। द नियरर द लैटिट्यूड्स आर to the poles, the smaller they are. The latitudes at the poles are as small as points. यहाँ जो है बताया गया है कि इन लैटिट्यूड्स की साइज इक्वेटर से दूर जाने पर घटती जाती है। जैसे ये देखिए, ये इक्वेटर है, इससे ये जैसे जैसे दूर जा रही है तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, घट रही है कि नहीं। ये पोल्स के जितने पास जाएगी, ये पोल्स है, ठीक है, देखिए दिया गया नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। ठीक है, तो अब ये जो है इन पोल्स के जितने पास जाएगी इसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और इसी तरह जब ये ऐसे ऐसे होते यहाँ इस पोल पे आ जाती है तो ये पॉइंट जितनी बड़ी रह जाती है। ठीक है, जैसे ये जब इस इक्वेटर से दूर पोल की ओर जा रही है तो इसकी साइज कम होती जा रही है, और जब ये एग्जैक्ट इस पोल पर आ जाएगी तो ये एक पॉइंट जितनी बड़ी, इतनी बड़ी रह जाएगी। अब लैटिट्यूड कितने प्रकार की होती हैं, लैटिट्यूड्स कैसे खींची जाती हैं, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया गया है, एज द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर These are known as parallels of latitudes। अर्थात जो लैटिट्यूड्स हैं हम आपको बताए कि वो पैरेलल सीक्वेंस में पैरेलल मैनर से खींची जाती हैं, इसी कारण इन लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं। द लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्री। जो लैटिट्यूड है उन्हें डिग्री में मेज़र किया जाता है, उनका मापन डिग्री में होता है। दैट मीन इन्हें जो है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मापा जा सकता है। अ टोटल ऑफ 180 लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन, 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 90 इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो एक ग्लोब में, किसी भी ग्लोब में 180 लैटिट्यूड्स खींची जा सकती हैं, जिसमें से 90 लैटिट्यूड्स यहाँ से जो है इस ऊपर वाले भाग में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती हैं, और 90 लैटिट्यूड्स इस नीचे वाले भाग में यानी साउदर्न स्फीयर में होती हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर गिवन नेम्स फ्रॉम 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर गिवन नेम्स फ्रॉम 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। तो कहने का मतलब, जैसे ये कोई अगर हम ग्लोब मान ले, यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो इसमें ये जो इक्वेटर है ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। तो इसमें हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसे हम 1 डिग्री नॉर्थ कह सकते हैं, 2 डिग्री नॉर्थ कह सकते हैं, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, और इस तरह से हम 90 डिग्री नॉर्थ तक लिख सकते हैं।
क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स खींची जाती हैं, हम आपको बताए थे, तो उन्हें हम 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ इस तरह से करके 90 डिग्री नॉर्थ तक हम उनको नेम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की ओर आते हैं तो इसी तरह से हम 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ और इसी तरह 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ तक नेम दे सकते हैं, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स होती हैं। तो इस तरह उन्हें 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक इनको नेम दिया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स या कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड जिनके बारे में हम जानेंगे। Here we have the equator is the most important latitude. It lies at 0 degree. Other important lines of latitude are the Tropic of Cancer 23.5 degree north, the Tropic of Capricorn 23.5 degree south, the Arctic Circle 66.5 degree north, and the Antarctic Circle 66.5 degree south. यहाँ जो है कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया है। जैसे बताया गया है कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर होती है। उसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ देखिए बताया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित होती है। और उसके बाद जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल पाया जाता है, जहाँ काफ़ी ठंडी होती है। और जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की ओर आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाई जाती है, अर्थात मकर रेखा पाई जाती है। और उससे और नीचे आते हैं तो हमें जो है 66.5 डिग्री साउथ जोन पर जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं, अब जिन्हें हम फिगर के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ जो है लैटिट्यूड्स को हम थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अगर हम एक सर्कल इमेजिन करें इसे ग्लोब की तरह, ये जो सर्कल अगर इसे ग्लोब की तरह इमेजिन करें तो यहाँ देखिए इसके सेंटर से यानी बीच से ये जो लाइन पास करती है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और ये जो है 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर। इसके जो ऊपर वाला आधा भाग है इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये जो नीचे वाला आधा भाग है दैट इज़ कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर, इसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ जो है कई सारी लैटिट्यूड्स हम खींच सकते हैं, है कि नहीं? जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम 90 लैटिट्यूड्स खींच सकते हैं, और ठीक उसी तरह इस साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हम 90 लैटिट्यूड्स खींच सकते हैं। तो इन 90 लैटिट्यूड्स में कुछ लैटिट्यूड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि आपको पीछे बताया गया। तो उसी को जो है हम इस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लैटिट्यूड्स हम ये खींच रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। ये जो ये वाली लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, ठीक है। और जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पर ये जो लैटिट्यूड्स पाई जाती है इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। आर्कटिक सर्कल, इस वाले लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक इसी तरह जब हम नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ पर, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ पर जो हमें लैटिट्यूड मिलती है, इस लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा, ठीक है। और जैसे जैसे हम और दूर आते हैं तो यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ पर हमें एंटार्क्टिक जोन, एंटार्क्टिक सर्कल मिल जाता है। ये क्या होता है? दैट इज़ एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है।
ये जो है देखिए, ये हमारा साउथ पोल है और ये जो है ये नॉर्थ पोल है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आने पर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर पहुँच जाएंगे, अर्थात वो सबसे ठंडा एरिया होगा। तो थोड़ा यहाँ देखिए, ये जो है दैट इज़ हॉटेस्ट एरिया, और इसके ऊपर हम जैसे जाते हैं वो थोड़ा ठंडा होता जाता है। कहने का मतलब जो इक्वेटर है यहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होती है, और फिर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में, गर्मी जो है वो कम होती जाती है और ठंडी बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इक्वेटर पर जो है गर्मी सबसे ज़्यादा होती है और उससे दूर जाने पर गर्मी जो है वो घटती जाती है। तो अभी एक टॉपिक है कि इस इक्वेटर से दूर जाने पर गर्मी घट क्यों रही है। कोई तो रीज़न होगा जो गर्मी घट रही है। तो इसे हम ज्योग्राफिकल मेथड से ना समझ के थोड़ा मैथमेटिकल मेथड से समझते हैं। मैथमेटिक के बेस पर इसे देखते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऊपर जाने पर गर्मी क्यों घट रही है और ठंडी क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, ये जो है हमारी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पर पाई जाती है, ठीक है। और हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे इससे दूर नीचे आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 1 डिग्री कह सकते हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और इस तरह से आके 90 डिग्री तक। ठीक इसी तरह ऊपर जाने पर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से करके 90 डिग्री नॉर्थ तक हम लिख सकते हैं। तो अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि जहाँ पे लाइंस छोटी होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऊपर जाने पर लैटिट्यूड्स क्या होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, और इन लैटिट्यूड्स के छोटी होने के कारण ही जो इनका एंगल है, जो इनका रोटेशन है, वो बढ़ता जाता है। अब इस एंगल से गर्मी का क्या लेना देना है, इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, कहने का मतलब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आगे करके ये एंगल बढ़ता जाएगा। उसी तरह जब हम नीचे आएंगे तो इसी तरह नीचे आने पर भी एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये हम भली प्रकार जानते हैं कि एंगल जितना ज़्यादा होता है ये किसी भी चीज़ को, किसी भी पढ़ने वाली चीज़ को उतना और ज़्यादा घुमा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सन होता है, इसकी जो लाइट होती हैं जब इक्वेटर पर पड़ती हैं तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, अर्थात ये लाइट को थोड़ा भी रोटेट नहीं कर पाता। जो सनलाइट है वो इस पर एकदम सीधे पड़ती हैं और इसी कारण जो है इस इक्वेटर पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, एंगल बढ़ने के साथ ही इसकी जो है लाइट को रोटेट करने की क्षमता, लाइट को, इस सनलाइट को घुमाने की क्षमता बढ़ती जाती है। और इस तरह जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये उस लाइट को जो है रोटेट कर देता है, उस लाइट को क्या कर देता है, ये घुमा देता है। अर्थात हम जैसे जैसे और ऊपर जाते हैं, एंगल बढ़ने के साथ ही जो सनलाइट है वो तिरछी होती जाती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं रोटेशन के कारण। और यही रीज़न है कि जब कभी हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ज़्यादा डिग्री एंगल पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो है गर्मी कम होती है और ठंडी अधिक होती है। थैंक यू।